हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। बच्चों हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया है सॉल्यूशन में हमने हमारी फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का, है ना। तो हमने देखा था कि भाई सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। इसमें दो चीज़ें हैं, दो कंपोनेंट है, एक जिसे डिसॉल्व किया है, जिसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है ना, या जो लेस इन अमाउंट है दैट इज सॉल्यूट, और जिसके अंदर गोला है बच्चों दैट इज सॉल्वेंट। फिर हमने देखा था फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को कैसे क्लासीफाई करते हैं, और तो अमाउंट के अकॉर्डिंग भाई मैंने सॉल्यूट कितना डिसॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्यूशन को कैसे क्लासीफाई करते हैं। मान लो सॉल्यूट को कम डिसॉल्व किया है तो हमने पढ़ा था अनसेचुरेटेड, है ना। कंप्लीटली जितना उसकी कैपेसिटी है उतना डिसॉल्व कर दिया तो हमने देखा था सैचुरेटेड। और अगर सैचुरेशन लेवल से ज़्यादा, है ना, हमने कहा था कि KSP से ज़्यादा अगर आयंस हमने पहुंचा दिए हैं तो वो सुपर सैचुरेटेड यानी प्रेसिपिटेशन वाली सिचुएशन में पहुंच चुका है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने जनरल डिस्कस कर ली थी। आज क्या पढ़ने वाले हैं? तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन को हमें कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों तीन तरीके हैं, वेट बाय वेट वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अभी मैं नहीं ले रही हूँ, अभी हम वेट यानी अगर अभी मैं क्या ले रही हूँ कि भाई ऐसा सॉल्यूट ले लो जो सॉलिड है, ठीक है। भाई मान लो मैंने शुगर ले लिया, सॉल्ट ले लिया, तो मैं ऐसे बताऊँ भाई 10 ग्राम शुगर घोल दिया, है ना, 20 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया, यूरिया डिसॉल्व कर दिया, सॉलिड सॉल्यूट को ले रही हूँ तो फिर उसका तो अमाउंट होगा, वेट होगा, ठीक है। इसलिए वॉल्यूम बाय वॉल्यूम को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो हम एक सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व करना चाहते हैं, when a solid solute is dissolved in solvent, ठीक है ना। आप एक सॉलिड सॉल्यूट को डिसॉल्व करना चाहते हो, अमाउंट किस में है तो हम कहेंगे ग्राम्स में है, ठीक है। अब बच्चों आपके पास दो चॉइस है। मैंने क्या किया, आपको एक पैकेट पकड़ा दिया कि भाई आप ये पैकेट ले लो, है ना, इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज है, ठीक है। आप स्कूल गए, मान लो आपके टीचर ने कहा भाई हमें सॉल्यूशन बनाना है, तो बच्चों ये करो 10 ग्राम ग्लूकोज लेके और सॉल्यूशन बना दो। अब आपको कुछ नहीं बोला कि 10 ग्राम ग्लूकोज तो ले लो, किस में घोलो, कितने पानी में घोलो, क्या करो, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ ये बोला भाई 10 ग्राम ग्लूकोज ले लो और एक्वस सॉल्यूशन बना दो। तो बच्चों तुम्हारे पास दो चॉइस है। फर्स्ट चॉइस तो क्या रहेगा कि भाई तुम ले लो 1 लीटर वाटर, है ना। तुम्हारे पास पता है कि मेरे पास 10 ग्राम ग्लूकोज तो है और टीचर ने बोला है कि भाई मुझे इसका एक्वस सॉल्यूशन बना के दे दो, ठीक है। तो बच्चों 10 ग्राम ग्लूकोज का एक्वस सॉल्यूशन तुम बनाना चाहते हो, ओके बनाओ, है ना। तो चॉइस क्या है, तो हम कहेंगे भाई वाटर ले लेते, लेकिन कितना। तो फर्स्ट चॉइस तो सबका यही रहता है ना कि भाई 1 लीटर वाटर ले लो, क्या दिक्कत है ना, 1 लीटर वाटर ले लो, ठीक है, और इसमें घोल दो, कोई टेंशन नहीं। 10 ग्राम ग्लूकोज इधर घोल दो 1 लीटर पानी में, सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब बच्चों 1 लीटर पानी में अगर तुमने 10 ग्राम ग्लूकोज घोल दिया तो कंसंट्रेशन क्या होगा, बात समझ में आई ना। आपके टीचर ने आपको 10 ग्राम ग्लूकोज पकड़ा दिया और आपको कहा कि जाओ बच्चों इसका एक्वस सोल्यूशन बनाओ, है ना, पानी में घोल के इसका सोल्यूशन बनाओ। तो सारे बच्चों के पास पहला चॉइस होता है कि भाई मैं 1 लीटर पानी ले लेता हूँ और इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज घोल देता हूँ। टीचर पूछेगा कंसंट्रेशन तो मैं कहूँगा भाई 10 ग्राम पर लीटर प्रेजेंट है ना। अगर वो पूछेगा क्या कंसंट्रेशन है तो मैं कहूँगा 1 लीटर में 10 ग्राम ग्लूकोज है। तो भाई कंसंट्रेशन क्या है, तो भाई कंसंट्रेशन है 10 ग्राम पर लीटर, सही। तो भाई 10 ग्राम पर लीटर, तो बच्चों ग्राम क्या है तो मैं कहूँगी वेट, और लीटर क्या है तो मैं कहूँगी वॉल्यूम। तो तुमने जो सॉल्यूशन बनाया है वो वेट बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बनाया है। हम कहेंगे हाँ, हमारे पास फर्स्ट चॉइस यही था। कोई भी कुछ देगा तो हम क्या करेंगे, 1 लीटर पानी में घोल के सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है। अब मान लो उस दिन क्लास और हो गई, है ना, छुट्टी हो गई। अब आपको लग रहा है कि भाई एंड टाइम पे तो बोला है ना, नेक्स्ट पीरियड दूसरे टीचर का है, अब ये टीचर तो कल आएगा, मान लो कल संडे तो परसों आए, गवर्नमेंट हॉलीडे तो फिर नेक्स्ट डे आए। तो भाई अगर 3-4 दिन बाद आएगा और अगर मैं इसको ढक के भी रख दूँ तो प्रॉब्लम क्या है बच्चों कि 3 दिन बाद 4 दिन बाद टेम्परेचर तो वेरी करेगा, सेम टेम्परेचर तो रहेगा नहीं। भाई आज गर्मी है, 4 दिन बाद इतना ही टेम्परेचर होगा, इतनी गर्मी है, ऐसा तो नहीं कह सकते,
तो हम ये टेम्परेचर वेरी कर जाएगा। अब बच्चों टेम्परेचर बदलता है तो वॉल्यूम तो बदलता है लिक्विड का, है ना, क्योंकि लिक्विड की टेंडेंसी क्या है, थोड़ा एक्सपैंड होने की। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई गैस होती तो ज़्यादा फैल जाती, गैस नहीं भी है तो लिक्विड तो है ही, तो भाई टेम्परेचर बदला तो वॉल्यूम बदला। तो जिन बच्चों ने 1 लीटर में घोल के सॉल्यूशन बना दिया उनको ये तो पता नहीं कि परसों शायद ये कंसंट्रेशन ना रहे। भाई 1 लीटर का 1.01 लीटर भी हो गया तो गर्मी बढ़ गई तो बढ़ गई तो लिक्विड मॉलिक्यूल तो फैल जाएंगे, भले ही आपने बंद करके रखा है। ठीक है, तो हम कहेंगे यहाँ ढक्कन बंद है तो भी क्या लिक्विड मॉलिक्यूल दूर दूर तो होंगे ही सही, तो लिक्विड मॉलिक्यूल अगर फैलेंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन बदल जाएगी। तो कुछ बच्चों ने और दिमाग लगाया कि नहीं भाई हम ऐसा काम करेंगे ही नहीं, हम क्या कर लेते हैं 1 लीटर पानी लेते ही नहीं है, हम तोल लेते हैं ना भाई, वे कर लो, है ना। यू कैन ऑल्सो वे द वाटर। अब 1 किलो पानी ले लो, मना तो किसी ने किया नहीं और ना ही आपके टीचर ने ऐसा कुछ बोला, है ना। उन्होंने तो कहा था भाई इसका सॉल्यूशन बना दो। पहला चॉइस तो सही है 1 लीटर, आप तो चेक कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड चॉइस ये भी हो सकता था बच्चों कि आप ले लें 1 kg वाटर। ठीक है, 1 kg वाटर ले लो, अब आप इसमें मिला लो 10 ग्राम ग्लूकोज, चॉइस है। और अब मैं कहूँ कि भाई कंसंट्रेशन, तो तुम कहोगे कंसंट्रेशन भाई 10 ग्राम ग्लूकोज मिलाया है 1 किलो पानी, 10 ग्राम ग्लूकोज मिलाया है 1 किलो पानी में, तो भाई जो कंसंट्रेशन हुआ बच्चों दैट इज 10 ग्राम पर किलोग्राम। जो कंसंट्रेशन आया वो क्या आया, तो मैं कहूंगी 10 ग्राम पर किलोग्राम। तो बच्चों 10 ग्राम पर किलोग्राम, ग्राम मतलब वेट, किलोग्राम मतलब भी वेट, तो बच्चों जो यूनिट है वो यूनिट हो गई वेट बाय वेट यूनिट, ग्राम पर किलोग्राम। ग्राम भी वेट है, किलोग्राम भी वेट है, तो बच्चों यूनिट क्या है, तो यूनिट है वेट बाय वेट। तो हम कहेंगे भाई 2 चॉइस थी, 1 लीटर में भी बना सकते थे, 1 किलो में भी बना सकते थे। अगर 1 लीटर में बनाते तो दिस इज ग्राम पर लीटर, और बच्चों किलोग्राम में बनाते तो ग्राम पर किलोग्राम। सो यू हैव 2 choices टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई सॉलिड का तो वेट ही होगा, भाई ग्लूकोज दिया तो वेट में होगा भाई 1 ग्राम 2 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम, लेकिन हमारे पास चॉइस थी कि हम 1 लीटर ले लें या 1 किलो ले लें। तो बच्चों ग्राम पर लीटर, ग्राम पर किलोग्राम, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है भाई 2 तरीके से आपने मेजर कर लिया। अब एक चीज़ तुम्हें और जो ध्यान रखनी है जो आगे काम आएगी, देखो अगर मैंने तुम्हें कहा बच्चों की है ना, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, चलो मान लो मैंने आपसे कहा कि 1 लीटर वाटर ले लो। ठीक है, तो यहाँ मान लो ये हमारा बीकर है, यहाँ पे मार्क है भाई यहाँ 1 लीटर हो गया। ठीक है बच्चों, 1 लीटर पानी ले लो, ओके 1 लीटर वाटर। अब मैं तुम्हें कहूं कि तुम क्या करो बच्चों, इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज घोल दो। ठीक है, डिजॉल्व 10 ग्राम ग्लूकोज, तो ये डिजॉल्व कर दो। अब तुम क्या देखोगे कि ग्लूकोज तो अंदर गया, ठीक है, मान लो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल, तो बच्चा ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके बीच बीच में आ जाए, है ना, ग्लूकोज मिक्स हो जाएगा पानी के साथ, ओके, बिल्कुल बारीक बारीक पार्टिकल। अब क्या ये लेवल अप होगा क्या, पहले मार्किंग यहाँ तक थी ना, है ना, 10 ग्राम की जगह तुम 100 ग्राम डाल दो, तुम देखोगे लेवल अप नहीं होगा। पहले पानी 1 लीटर है, तो बच्चों सॉल्यूशन भी 1 लीटर है, थोड़ा है ना, ये काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और परेशान भी होते हैं कि भाई ये क्या बात है ना। आप चेक कर लो, अब 1 गिलास पानी ले लो, मार्क कर दो, और उसमें 2 चम्मच 4 चम्मच शक्कर घोल के देख लो, आप देखोगे मार्क से ऊपर नहीं हुआ, है ना। वॉल्यूम थोड़ा ना चेंज होगा बच्चों, शुगर जो है, ग्लूकोज जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल थे, है ना, और ग्लूकोज जो है तो इनके बीच बीच में आ जाएगा, वो क्या करेगा, वो इधर आ जाएगा भी बीच बीच में, वॉल्यूम बढ़ने का तो सवाल ही नहीं है, ना सेटल डाउन होगा ना सरफेस पे आएगा, बीच बीच में आ जाएगा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होता। तो अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप करते हो तो जनरली ये रहता है कि भाई 1 लीटर पानी में हमने इतना सॉल्यूट डाला है और ये सॉल्यूशन बनाया है, अब डेंसिटी इतना है और आप क्या करो, फाइन कंसंट्रेशन निकाल दो, मोलरिटी निकालो, नॉर्मेलिटी निकालो, जो भी निकालो। तो वहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है कि तो 1 लीटर वॉल्यूम पानी का है, मुझे तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का चाहिए। तो भाई 1 लीटर पानी है, उसमें कुछ भी घोला, सॉलिड, लिक्विड की बात नहीं है, लिक्विड में लिक्विड घोलोगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम चेंज होगा। तो बच्चों जब भी पानी में कोई सॉलिड घोलोगे तो वॉल्यूम सेम रहेगा,
उस टाइम तुम्हें ये नहीं सोचना है कि ये तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है और मुझे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए, नहीं भाई वो सेम है। क्लियर? लेकिन ये बात जो है वेट बाय वेट में तो नहीं अप्लाई होगी। मैं तुम्हें कह रही हूँ बच्चों, तुम क्या करो, 1 kg वाटर ले लो, तो तुमने तो वे करके लिया है, तोल के लिए। अब मैं कह दूँ कि नहीं भाई तुम क्या करो, 10 ग्राम ग्लूकोज घोल दो 10 ग्राम ग्लूकोज, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 1 किलो पानी है तो सॉल्वेंट जो है बच्चों वो तो 1 kg है ना, 1 kg यानी कि 1000 ग्राम्स है। लेकिन ये सॉल्वेंट वेट है ना। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं बच्चों सॉल्यूशन का वेट, तो तुम कहोगे सॉल्यूशन का वेट, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो वेट में वेट ऐड करूंगी तो चेंज तो आएगा ना, 0 ग्राम थोड़ा ना 10 ग्राम घोला है मैंने। तो भाई अगर मैंने 1000 ग्राम पानी लिया है और अगर मैंने इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज घोला है तो फाइनल आंसर तो 1010 ग्राम हुआ ना सॉल्यूशन का। समझे? तो ये चीज़ तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि पहले वॉल्यूम 1 लीटर है और ग्लूकोज घोला, कोई भी सॉलिड घोला तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन पहले अगर पानी 1 किलो था और तुमने ग्लूकोज घोला तो बच्चों अब वो 1 किलो नहीं रहेगा। 1 किलो में कुछ भी वेट मिलाओगे तो वो चेंज होगा, तो वेट बदलेगा, वॉल्यूम नहीं बदलेगा। एक बार इस चीज़ को ध्यान से देख लो ना, ये चीज़ आपको परेशान नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ते हैं कि भाई चलो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के हमारे पास तो 2 तरीके थे। ठीक है बच्चों, सब समझना था इसको, है ना, थोड़ा दिमाग में रखना इसको, ये चीज़ आगे परेशान ना करे हमें। ठीक है, तो बच्चों देयर आर 2 मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, है ना। व्हेन अ सॉलिड सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड, तो हम कहेंगे ठीक है भाई आपने चॉइस रखी है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की। ठीक है, हम किसको डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉलिड को। किस में डिसॉल्व कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर। ठीक है, स्पेशल केस में आप बताओ भाई कंसंट्रेशन को कैसे मेजर करें, तो हम कहेंगे भाई सॉलिड है तो वेट तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अब सॉल्वेंट का क्या लिया, तो तुमने कहा मैंने एक बार तो वॉल्यूम लिया था और एक बार वेट लिया था। तो बच्चों एक तो यूनिट हो गई वेट बाय वॉल्यूम यूनिट। ठीक है, तो हम लिख देते भाई वेट बाय वॉल्यूम यूनिट। ठीक है, आप लिख दो भाई W बाय V। भाई जो भी घोलना है हम 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे, है ना, हमारे पास पहले से चॉइस है कि हमने लिया ही 1 लीटर है। ठीक है, दूसरा तो सेकंड चॉइस बच्चों आपके पास है वेट बाय वेट यूनिट। ओके, तो वेट बाय वॉल्यूम यूनिट और दूसरा हमने लिख दिया वेट बाय वेट यूनिट, यानी कि W बाय W यूनिट। ओके बच्चों, अब वेट बाय वॉल्यूम यूनिट की अगर मैं बात करूं कि भाई मुझे जो भी डिसॉल्व करना है वो मुझे 1 लीटर में ही डिसॉल्व करना है ना। मुझे जो भी घोलना है वो 1 लीटर में घोलना है। अब चाहे मैं मोल्स खोलूं, चाहे मैं ग्राम इक्विवेलेंट्स खोलूं, चाहे मैं ग्राम फॉर्मूला मास खोलूं, जो भी डिसॉल्व करना चाहता है वॉट एवर यू वॉन्ट टू डिसॉल्व दैट शुड बी डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्वेंट। तो 1 लीटर पानी और जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी 1 लीटर। तो हम कहेंगे ओके क्या घोलना है, तो बच्चों अगर 1 लीटर में मोल्स घोल दें तो हम कहेंगे तो मोलैरिटी हो गया। ठीक है, अगर 1 लीटर में ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व कर ले तो बच्चों ये नॉर्मैलिटी हो जाएगा। और अगर 1 लीटर में ग्राम फॉर्मूला मास डिसॉल्व कर ले तो ये फॉर्मेलिटी हो जाएगा। ठीक है, तो मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी और तो हम कहेंगे फॉर्मेलिटी F। ओके, और वेट बाय वेट यूनिट, जो भी घोलना चाहते हो वो 1 किलो में घोलो। ठीक है, तो भाई अब हम 1 किलो में क्या डिसॉल्व करें, तो हम कहेंगे मान लो बच्चों हमने 1 किलो के अंदर मोल्स खोले। पहले तो मैंने 1 लीटर में मोल्स खोले थे तो मोल पर लीटर मोलैरिटी, लेकिन मैं 1 किलो में मोल्स घोलना चाह रही हूँ तो 1 किलो में घोल दो बच्चों, तो ये हो जाएगा मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी स्मॉल m।
ओके, अब मास परसेंट, भी परसेंटेज निकालो, W/W% है ना, भी सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास, परसेंटेज तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो। तो परसेंटेज में निकालना है वेट बाय वेट, तो हम कहेंगे ओके ये भी चीज़ पॉसिबल है, मास परसेंट W/W परसेंटेज। और नेक्स्ट है बच्चों मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, तो हम कहेंगे एक्चुअली ये मोल्स का रेशियो होता है, एक कंपोनेंट के मोल्स अपॉन सारे कंपोनेंट के मोल्स, इन दोनों का रेशियो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन। और मोल क्या होता है, तो हम कहेंगे मोल तो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास है ना, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या मास अपॉन मोलर मास क्या है, तो मोल्स है। तो भाई मोलर मास तो फिक्स है, तो ऊपर भी आपका एक तरह से वेट आ रहा है, और टोटल मोल्स वो भी फिक्स है, मोलर मास तो उनका भी फिक्स है, तो नीचे भी वेट आ रहा है। तो W/W यूनिट में हम 3 चीजें ले सकते हैं, मोलालिटी, मास परसेंट और मोल फ्रैक्शन। तो हम कहेंगे ठीक है, अगर हम किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 चॉइसेस है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की। या तो हम क्या करें, 1 लीटर लिक्विड लेके और अपना सॉल्यूशन बना दें, और दूसरा चॉइस कि हम 1 लीटर पे ना जाए, हम 1 किलो को वे कर लेते हैं ना, लिक्विड को वेट में ले लेते हैं। क्यों, अब बेटर भी है बच्चों, क्योंकि वॉल्यूम तो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज हो जाता है, वेट तो चेंज नहीं होता है। तो आज जो मैं कंसंट्रेशन रख रही हूँ 10 दिन बाद भी कंसंट्रेशन वही रहेगी, चेंज होनी नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम चेंज होता है, वेट थोड़ा ना चेंज होगा। तो हम कहेंगे ओके, तो वेट बाय वेट बेटर है। आपको प्रैक्टिकल में वाइवा में पूछा जा सकता है, व्हाई मोलैलिटी इज बेटर देन मोलैरिटी। तो तुम कहोगे अगर हम अपनी रीडिंग्स को मोलैलिटी में लेते हैं तो क्या है, वो सेम रहती है, लेकिन मोलैरिटी में लेते हैं तो वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या करती है, वेरी कर सकती है। टाइम टू टाइम टेम्परेचर चेंज होगा तो रीडिंग्स हमारी वेरी कर जाएंगी। So molality, yeah, it is better to take our readings for practical purpose in molality as compared to molarity. Molarity में आप मत लो readings को, molality में लो, क्योंकि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ओके, तो weight by weight units are finally better than weight by volume units, but we have two मैथड्स, 2 मैनर्स है हमारे पास कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के, भाई ये ले लो या ये ले लो। ओके, अब बच्चों 1 बाय 1 हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट वन वी हैव मोलैरिटी, तो अब मोलैरिटी को डिस्कस करो। ठीक है, अब मोलैरिटी होता क्या है, तो बच्चों हम कहेंगे मोलैरिटी डिनोटेड बाय कैपिटल M है ना, और यूनिट क्या है, तो हम कहेंगे मोलैरिटी मतलब मोल पर लीटर। तो मोल किसके, सॉल्यूट के, पर लीटर तो मैंने कहा था 1 लीटर पानी ले लो, और बच्चों सॉल्यूशन बनने के बाद भी वो 1 लीटर है, तो सॉल्यूट के मोल जो कि 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दैट इज मोलैरिटी। बस, तो आपको इतनी सी बात तो लिखनी है कि भाई मोलैरिटी क्या है। सो इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute, number of moles of solute present in per liter solution, present in per liter solution is called molarity, है ना भाई। 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। ठीक है, यूनिट तो हम कहेंगे भाई 1 लीटर में कितने मोल हैं, तो यूनिट क्या हुई, सो इट विल बी मोल पर लीटर। ओके, नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी, तो बच्चों मोलैरिटी है मोल पर लीटर। मोल किसके, तो हम कहेंगे सॉल्यूट के। वॉल्यूम किसका, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन का। तो मोलैरिटी तो हम कहेंगे भी मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन, तो बच्चों अपॉन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और वॉल्यूम किस में, तो हम कहेंगे लीटर में रख दो। तो मोलैरिटी है सॉल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। नाउ स्टूडेंट्स, मोल्स क्या होता है,
तो हम कहेंगे मोल्स तो हमने डिस्कस कर रखा है, मोल्स होता है मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो मोल्स तो आप सॉल्यूट के लिख रहे हैं, तो बच्चों मास भी सॉल्यूट का लिखेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट किस में ले लो, तो हम कहेंगे ग्राम्स में ले लो, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन, तो बच्चों मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू, तो बच्चों 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में होना चाहिए, तो हम कहेंगे इट विल बी इन लीटर, ठीक है। तो मोल मतलब हो गया बच्चों मास अपॉन मोलर मास, है ना, और वॉल्यूम हो गया ये लीटर। इन केस तुम्हें वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा हो, तो बच्चों 1 लीटर, है ना, तो हम कहेंगे 1 लीटर तो 1000 ml, और मिलीलीटर हो तो हम कह देंगे ना भाई 1/1000 कर दो, ठीक है। तो अगर तुम्हें लीटर की जगह क्या दे रखा हो, मान लो मिलीलीटर दे रखा है, तो हम कहेंगे नहीं मुझे तो मिलीलीटर नहीं चाहिए था, लीटर में कन्वर्ट करो। तो 1 मिलीलीटर में कितना होता है 1/1000 लीटर, ठीक है। तो जितना भी मिलीलीटर हो उसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो 1000 यहाँ ऊपर आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है भाई, मिलीलीटर हो तो ऊपर 1000 लिख देना, और बच्चों मिलीलीटर ना हो तो 1 लिख देना, लीटर हो तो, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, हालांकि जितने भी क्वेश्चंस हैं सब में वॉल्यूम मिलीलीटर में है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप 1000 ले लेना, क्योंकि यहाँ गलती करने से मतलब नहीं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया कि मोलैरिटी क्या होती है, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, दैट इज मोलैरिटी, सिंपल, ठीक है। अब आगे बढ़ते बच्चों, कुछ क्वेश्चंस ले लेते। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.2, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml सॉल्यूशन, ठीक है। तो भाई 4 ग्राम NaOH है, तो NaOH का सॉल्यूशन बना है, मतलब NaOH तो सॉल्यूट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूट। क्या डेटा हमारे को गिवन है, तो वी हैव मास ऑफ सॉल्यूट कितना है बच्चों, तो हम कहेंगे 4 ग्राम दिया हुआ है भाई, ठीक है। अब मोलैरिटी में हमें तो मोल चाहिए, और मोल होता है मास अपॉन मोलर मास, तो NaOH का मोलर मास भी निकाल दो, ठीक है। तो भाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट कौन है, तो हम कहेंगे NaOH। अब बच्चों इतना हालांकि गिवन होगा एग्जाम में कि सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ठीक है। और इन सबको ओवरऑल ऐड कर दोगे तो मोलर मास ऑफ NaOH आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी मान लो एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, तो मान के चलते 11th में हमने बच्चों को पढ़ाया है ना, बुक में सबकी एटॉमिक मास की टेबल दे रखी है, बुक के पीछे भी इंडेक्स बनी हुई है वहाँ दे रखी है, तो आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो बस ऐड कर दो, तो हम कहेंगे भाई 23 सोडियम का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, ओवरऑल हो गया 40, ठीक है भाई। तो हमारे पास मास भी हो गया, हमारे पास मोलर मास भी हो गया। नाउ वॉल्यूम, ओके। तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो हम कहेंगे कितना सॉल्यूशन है, तो 450 ml सॉल्यूशन है, ठीक है। अभी आप सिंपल मोलैरिटी का फॉर्मूला लिख दो और वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों मोलैरिटी का फॉर्मूला हमने देखा था मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, अपॉन, तो हम कहेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, इस तरह से लिख सकते हैं। और देखो यहाँ मिलीलीटर है तो मैं ऊपर 1000 पहले ही लिख देती हूँ, 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और बच्चों ये जो वॉल्यूम है ये होना चाहिए मिलीलीटर में, ओके, ऐसे लिख दो। नाउ पुट द वैल्यू, तो बच्चों सॉल्यूट मास, तो हम कहेंगे 4 ग्राम है ना, सॉल्यूट मास वी हैव 5 ग्राम्स, 5 लिख दो, 5 ग्राम्स, ओके।
सॉल्यूट मास आ गया, सॉल्यूट मोलर मास आ गया, वॉल्यूम आ गया। अभी चले तो सॉल्यूट मास आ गया बच्चों 5, सॉल्यूट मोलर मास तो हम कहेंगे 40 इंटू 1000, और वॉल्यूम कितना है, तो वॉल्यूम है 450। ठीक है, अभी आप इसको सॉल्व कर लो तो हम कहेंगे ओके, ये आ गया 50 डिवाइडेड बाय, तो 45 इंटू 4 तो 90 और 90 180। ठीक है, अगेन ये हो गया 5/18 मोल पर लीटर, और इसको भी सॉल्व कर लो तो आई थिंक 0.278 आना चाहिए आपके पास। 5/18 0.27। ठीक है, कैपिटल M मतलब मोल पर लीटर। क्लियर? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 2.2। ठीक है ना, मास करेक्ट करेंगे बच्चों, है ना, सॉल्यूट मास 5 ग्राम्स। क्लियर? अब बच्चों मान लो ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सिंपल सा, थोड़ा आपका डर निकल जाएगा, भाई मोलैरिटी निकालनी तो आती है, सिंपल सी चीज़ है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है 6 ग्राम एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 500 ml सॉल्यूशन, मोलैरिटी निकाल दो। ठीक है, देखो इजी से टफ की तरफ बढ़ो, बहुत इजी है, मुझे पता है बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन एक बार ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हाँ भाई मुझे मोलैरिटी पता है, मोल पर लीटर, मोल निकालना मुझे आता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अब कोई भी फॉर्मूला दे दे मोलर मास में कैलकुलेट कर लूँगा, आपको पता होना चाहिए एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, मोलर मास कैसे निकालते हैं। फिर एक बार इजी क्वेश्चन कर लोगे तो टफ की तरफ बढ़ो, है ना। तो चलो नाउ मास ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, और एसिटिक एसिड क्या है बच्चों, सॉल्यूट है, तो हम लिख देते भाई मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो हमने कह दिया 6 ग्राम्स। नाउ मोलर मास, तो भाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एसिटिक एसिड है आपका सॉल्यूट CH3COOH, है ना, CH3COH, तो हम कहेंगे भाई देखो कार्बन का मास तो होता है 12, हाइड्रोजन का मास होता है 1, और ऑक्सीजन का मास होता है 60। यूनिफाइड मास ले लो। ओके, तो कार्बन का लिख दिया बच्चों 12, हाइड्रोजन 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, अगेन कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई विथ 2 और 1, एक हाइड्रोजन। सो फाइनल हो जाएगा बच्चों कितना, 60, है ना। तो हम कहेंगे ओके भाई ये हो गया मास, मोलर मास। ना वॉल्यूम, तो आप तो आराम से फाइंड कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कितना है, तो हम कहेंगे 500 ml। ओके, अब आप मोलैरिटी फाइंड कर लो, फॉर्मूला आपको याद है, तो हम कहेंगे हाँ पिछली बार लिखा था फॉर्मूला, सॉल्यूट मास 6, सॉल्यूट मोलर मास 60 इंटू 1000 इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि वॉल्यूम मिलीलीटर में, तो 1000 अपॉन 500। ठीक है, तो भाई 500 और 1000 2 हो गया, 6 और 60 1/10 हो गया, तो बच्चों 0.2 मोल पर लीटर। तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, मोलैरिटी कैसे फाइंड करनी है, मास आ गया, मोलर मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, सॉल्व कर दो। ठीक है, और प्रॉब्लम्स देखते हैं। Now, next problem we have calculate amount of oxalic acid. Oxalic acid का फॉर्मूला दिया है देखो, H2C2O4, ऑक्सैलिक एसिड डॉट 2H2O मतलब 2 क्रिस्टलाइन वाटर इसके साथ है। वॉल्यूम कितना है 250 ml। अब बच्चों सेमी मोलर, तो सेमी है ना, फाइनल और सेमीफाइनल, तो फाइनल मतलब लास्ट स्टेज और सेमीफाइनल मतलब जस्ट हाफ। तो मोलर अगर आपको देता है भाई 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब मोलैरिटी 1 है। सेमी मोलर, तो बच्चों सेमी मोलर मतलब मोलैरिटी कितनी है, तो हम कहेंगे आधा मोलर की बात कर रहा है वो, हाफ मोल पर लीटर की बात कर रहा है। तो सेमी मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है m/2, है ना, मीन्स m/2 सॉल्यूशन। ठीक है भाई, तो मोलैरिटी तो आ गई हमारे पास, m/2 मतलब 1/2 लिख दो। ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड मतलब
आपको सॉल्यूट मास कैलकुलेट करना है, ठीक है। अमाउंट ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, तो हम कहेंगे ये हम कैलकुलेट कर लें। मोलर मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड आपका सॉल्यूट है, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या फॉर्मूला है, तो हम कहेंगे H2C2O4.2H2, ठीक है। मोलर मास फाइंड करेंगे, तो बच्चों एक हाइड्रोजन का मास 1 है, 2 हाइड्रोजन का मास 2 हो गया, कार्बन का मास 12 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन का मास है 60, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और बच्चों वाटर H2O, तो देखो हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो वाटर का मोलर मास है 18 और आपके पास 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो हम कहेंगे 18 इंटू 2 कर दो भाई, ठीक है। तो अभी आप देख लो 16 फोर्जा कितना हो गया, तो हम कहेंगे 16 फोर्जा तो हो गया 64। अभी 64 में आपको क्या जोड़ना है, 24 ऐड कर दो, ठीक है। 24 ऐड कर देंगे, 64 24 कितना हो गया, 84 और 86, 88 और 36 और ऐड कर दो, है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों 126। ओके, तो मास फाइंड करना है, मोलर मास है, मोलैरिटी है और वॉल्यूम भी तो दे रखा है, तो हम कहेंगे यस वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है बच्चों, तो हम कहेंगे भाई 250 ml सॉल्यूशन रखा था, 250 ml। ओके, अब सीधा फॉर्मूला अप्लाई करके वैल्यू पुट कर दो, तो हम कहेंगे मोलैरिटी, तो बच्चों मोलैरिटी है 1/2 इक्वल्स टू सॉल्यूट मास, तो वो तो हमें फाइंड करना है, सॉल्यूट मास होना चाहिए ग्राम्स में। मोलर मास, तो मोलर मास गिवन है बच्चों 126, ठीक है, इंटू 1000 और मोलर मास हमने फाइंड करा हुआ है 1000 और वॉल्यूम कितना है 250, तो भाई 1000 और 250 तो कैंसिल कर लो, कितना हो गया 4। तो सॉल्यूट मास कैलकुलेट करना है, तो भाई सॉल्यूट मास हो गया आपका 126, इधर ले जाओ, तो 126 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/4, ठीक है। तो 126 डिवाइडेड बाय 8 कर दो, तो भाई 126 डिवाइडेड बाय 8 कर दोगे तो ये होगा 15.75, ठीक है, 15.75 और सॉल्यूट का मास आएगा ग्राम्स में, ठीक है। सो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 15.75 ग्राम्स। चेक कर लेंगे आप 126 को 8 से डिवाइड करके और आप चेक कर लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया मोलैरिटी के सिंपल क्वेश्चन। अब बच्चों बहुत सारे केसेस होते हैं, डिफरेंट केसेस में मोलैरिटी निकालनी होगी। हर बार तो ऐसा होगा नहीं मास दिया हुआ हो, मोलर मास हम फाइंड कर लें, वॉल्यूम दिया हो। ऐसा भी हो सकता है बहुत बार कि आपको एसिड में एसिड मिक्स करना पड़े और फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी पड़े, एसिड में बेस मिक्स करना पड़े, फिर मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। डाइल्यूट कर दिया, मान लो हमने सॉल्यूशन बनाया, किसी ने पानी मिला दिया, तो डाइल्यूशन की मोलैरिटी निकालनी पड़ेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट केस जो आपके एनसीईआरटी में है वो है अगर आपको मास परसेंट दिया हो। अब मास परसेंट क्या, तो भाई मैंने आपको कहा कि ये 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, तो 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन है, मतलब कि भाई अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन है ना तो ग्लूकोज 10 ग्राम है, यही बना। फिर मैं कह रही हूँ 20% जो है शुगर सॉल्यूशन ले लो, तो 20% शुगर सॉल्यूशन मतलब अगर 100 ग्राम पूरा सॉल्यूशन है ना तो 20 ग्राम तो शुगर ही है, बाकी 80 ग्राम उसके अंदर पानी। तो मास परसेंट दिया हुआ हो, डेंसिटी दी हुई हो, है ना, वॉल्यूम ना हो, तब भी हम मोलैरिटी फाइंड कर सकते हैं शॉर्टकट फॉर्मूले से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट केस डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अगर हमारे पास क्या हो बच्चों, डेंसिटी दी हुई हो, इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज d ग्राम पर ml and mass percent of the solute is x%, then molarity of the solution can be calculated as follows। तो देखो एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, अगर आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों मोलारिटी आपको दिया है मास परसेंट कितना x, तो आप रख लो x। आपको डेंसिटी दी है कितनी d, तो d।
तो बच्चों x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट यूज करो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एनसीईआरटी की तो बहुत सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, है ना। मोलैरिटी इक्वल्स टू x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब आपको लगे नहीं फॉर्मूला आया कहाँ से? ठीक है, तो देखो हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? तो बच्चों हमने कहा था मोलैरिटी का फॉर्मूला है सॉल्यूट मास, ओके, अपॉन सॉल्यूट मोलर मास, ठीक है, इनटू, तो हमने कहा था 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और वो मिलीलीटर में होना चाहिए, ओके। अब बच्चों मास परसेंट x, तो मैंने आपको अभी क्या कहा कि भाई 20% शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर 20 ग्राम है, पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो 20% मतलब 20 ग्राम शुगर, 10% ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज 10 ग्राम, तो x% मतलब सॉल्यूट मास कितना? तो तुम कहोगे अच्छा x% मतलब सॉल्यूट मास तो x ग्राम हो गया, ठीक है। और पूरे सॉल्यूशन का वेट कितना? सॉल्यूशन मास, तो भाई परसेंट मतलब पूरा पूरा तो 100 ग्राम है ना, तो भाई सॉल्यूशन मास तो है 100 ग्राम, और सॉल्यूट उसमें कितना है? तो वो है x ग्राम, ठीक है। अब डेंसिटी भी है तुम्हारे पास कितनी? तो भाई डेंसिटी है d ग्राम पर ml, ठीक है, तो भाई ग्राम पर ml ही है, ओके। तो वॉल्यूम बता दो, तो भाई डेंसिटी क्या होता है? तो हम कहेंगे डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। तो वॉल्यूम निकालो बच्चों, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी, तो हम कहेंगे ओके भाई कोई दिक्कत नहीं है। मास कितना है? तो हम कहेंगे 100 ग्राम था ना, परसेंट में था, 100 अपॉन डी, तो मतलब मुझे वॉल्यूम की जगह क्या रखना है? 100 अपॉन डी रखना है, ठीक है। तो यहाँ वॉल्यूम था, इसको मैं हटा के रख लेती हूँ 100 अपॉन डी, कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया 100 और डी ऊपर आ गया आपका न्यूमरेटर में, ओके। अब मास कितना है सॉल्यूट का? तो वो है x, तो सॉल्यूट मास को ब्रैकेट में लिख देती हूँ, चलो x, ओके। अभी आप कहेंगे 2 0 2 0 कैंसिल, तो मुझे बताओ क्या तुम इस फॉर्मूले पे नहीं पहुंचे क्या? यही तो है x इंटू डी इंटू 10 अपॉन सॉल्यूट मोलर मास, तो यही तो है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, और आपको लगे कि नहीं मुझे कैसे समझना है, तो आप इसे समझ भी सकते हैं, ठीक है। हमारा काम है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, मास परसेंट दिया हुआ और डेंसिटी दिया हुआ, हालांकि फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप लेंथी मेथड से नहीं जाएंगे। आपको लगेगा अच्छा मास परसेंट दिया हुआ है तो मैं सॉल्यूशन का मास 100 मान लेता हूँ, डेंसिटी दी हुई है, फिर मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, फिर वॉल्यूम को मोलैरिटी वाले फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। ईजी है, कर सकते हो, लेकिन वो लेंथी है ना, इससे डायरेक्ट हो जाएगा ना बच्चों, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में है। तो पहले बच्चों हम ले लेते हैं एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम ले लेते हैं 2.4, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको दिख ही गया है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन है, सॉरी concentrated nitric acid used in laboratory work is 68% nitric acid by mass in aqueous solution। तो भाई नाइट्रिक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है और परसेंट बाय मास, मतलब मास परसेंट जो है वो 68% है। तो हम कहेंगे चलो एक चीज़ तो हमारी कैलकुलेट हो गई, मास परसेंट जो है वो 68 है, ठीक है, 68% मास परसेंट, ओके। अब what should be the molarity of such sample of the acid if the density of the solution? तो बच्चों डेंसिटी दे रखी है कितनी? 1.504 ग्राम पर ml, ठीक है। मोलारिटी आपसे पूछ ली, ओके। तो भाई मास परसेंट दिया हुआ है, डेंसिटी दी है, मोलारिटी आपसे पूछी है, मोलर मास निकाल दो नाइट्रिक एसिड का। तो भाई मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड,
HNO3। तो हम कहेंगे हाइड्रोजन का मास 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, सो इट विल बी 63। तो बस बच्चों अब तो सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व करने वाली बात होगी। आपको मैंने फॉर्मूला सिखा दिया था कि अगर मास परसेंट दिया हुआ हो तो मोलैरिटी का सीधा फॉर्मूला यूज करना। ठीक है बच्चों, x इंटू डी इंटू 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हम कहेंगे ओके, x मतलब क्या था, मास परसेंट, तो सीधा वैल्यू रखना और परसेंट में सॉल्व नहीं करना है। सब कुछ सॉल्व करके लाए हैं ना हम, 100 लिख के फिर वहाँ से 10 लाए हैं। ठीक है, तो 68। नाउ डेंसिटी कितना है, तो डेंसिटी है बच्चों 1.504 इंटू 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो बच्चों ये है 63। अभी आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आई थिंक 16.2 के आसपास आंसर आएगा। एक बार आप चेक कर लेंगे इसको। तो बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना है 68 मल्टीप्लाई विद 1.504 मल्टीप्लाई विद 10 एंड डिवाइडेड बाय 63। तो ये आ रहा है बच्चों 16.23। ओके, सो 16.23 मोल पर लीटर। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब बच्चों मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आया, भाई एक एसिड में दूसरा एसिड मिला लिया, रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताओ, तो भी आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये तो कौन सा हो गया, तो हम कहेंगे हाँ भाई मास परसेंट दिया हुआ हो तो हम इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, अब बच्चों मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग देख लेते है ना, एसिड में एसिड मिला है, बेस में बेस मिला है। ठीक है, सेम काइंड ऑफ नेचर के लिक्विड्स मिला है ना, मोलैरिटी ऑफ मिक्सिंग। क्लियर, एसिड में बेस मिलाएंगे तो बच्चों मोलैरिटी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो स्पेशली ध्यान रखेंगे, आपने या तो मिलाया है एसिड इन एसिड या फिर क्या मिलाया है, तो बच्चों बेस इन बेस। ठीक है, मतलब कुल मिला के न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, कुछ भी मिलाओ, न्यूट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, है ना, तब हम चेक कर लेंगे। ओके, तो बच्चों क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे M1V1 प्लस M2V2। मान लो लिक्विड, दो ही लिक्विड है फाइनल, तो हम कहेंगे M रिजल्टेंट, और भाई अगर मान लो 1 लीटर में 1 लीटर मिलाया तो रिजल्टेंट तो 2 लीटर हो गया ना, तो फाइनल वॉल्यूम जो है वो V1 प्लस V2। M रिजल्टेंट जो है दैट इज मोलैरिटी ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है, आपने जो फाइनल सॉल्यूशन ऑब्टेन किया है, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट यानी कि फाइनल सॉल्यूशन। ओके, उसकी आप मोलैरिटी बता दो। ठीक है, तो भी M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M रिजल्टेंट एंड V1 प्लस V2, ये हमारा फॉर्मूला है। अब देखो इसको यूज कैसे करना है, तो बच्चों आपके पास क्वेश्चन है 800 ml ऑफ 0.5 MHCl प्लस 200 ml ऑफ 0.1 MHCl आर एडेड, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट। भाई मैंने इस एसिड में दूसरा एसिड मिला है, ओवरऑल मोलैरिटी बता दो। तो मैं कहूँगी भाई देखो, पहले तो मान लो मोलैरिटी M1 वॉल्यूम V1, बाद में मान लो मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2, रिजल्टेंट मुझे फाइंड करनी है और V1 प्लस V2। ठीक है, अब बच्चों पहले मोलैरिटी है 0.5, वॉल्यूम है 800, सेकेंड टाइम मोलैरिटी है 0.1, वॉल्यूम है 200, फाइनल मोलैरिटी हमें फाइंड करनी है, और फाइनल वॉल्यूम तो बच्चों 800 प्लस 200, तो 800 प्लस 200 मतलब 1000 हो गया। ठीक है, तो 0.5, ठीक है, कितना हो गया, 8 5 40, तो ये हो गया 400, और 0.1 तो ये हो गया 20। ठीक है, अब क्या करें, तो M रिजल्टेंट और 100 प्लस 200, 800 प्लस 200 1000। तो बच्चों रिजल्टेंट सॉल्यूशन की जो मोलैरिटी है दैट शुड बी 600 अपॉन 1000, यानी कि 0.6 m, यानी कि 0.6 मोल पर लीटर। क्लियर, तो हमने एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर लिया,
और हमने क्या कर लिया, मोलारिटी फाइंड कर ली। क्लियर बच्चों? तो 800 का तो हाफ हो गया था 400 और 200 का 1/10 हो गया था 20 था। यहाँ गड़बड़ हो गई फिर से। ये तो हो गया 400 और ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया था 20। ओके, एम रिजल्टेंट एंड तो हम कहेंगे ओके भाई 420 डिवाइडेड बाय 1000 इक्वल्स टू एम रिजल्टेंट। तो अब आपके पास जो ओवरऑल मोलैरिटी हो गई दैट इज 0.42 मोल पर लीटर। तो न्यूमेरिकल करते टाइम थोड़ा सा बच्चों ध्यान रखेंगे ना, इधर भी एक भी जीरो इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो हम कहेंगे ओके अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 400 था और ये 1/10 यानी कि 20 था। ठीक है, 420 डिवाइडेड बाय 1000। क्लियर बच्चों? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि भाई 2 एसिड मिला दे तो ओवरऑल चेंज के बाद मोलैरिटी बताओ फाइनल सॉल्यूशन की। बेस में बेस मिलाते तब भी हो जाता। आपको लगे भाई एसिड में बेस मिलाए तो क्यों नहीं हुआ? तो बच्चों एसिड और बेस तो इंटरैक्ट करेगा ना, रिएक्शन करेगा तो एक दूसरे को खत्म करेगा। ऐड कैसे होगा भाई? ऐड जब होता है जब मिक्सिंग हो रही, एसिड और बेस मिक्सिंग थोड़ा ना हो रही हो तो दुश्मन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं तो पानी बनाते जा रहे हो। ठीक है, इसलिए उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे M1V1 इक्वल्स टू M2V2। ठीक है, और उसको और एग्जाम्पल्स देख के सॉल्व करेंगे। क्लियर बच्चों? तो आज की क्लास हमारी इतनी, इसमें हमने पढ़ लिया मोलारिटी कैसे फाइंड करें। अगली क्लासेस में हम सीखेंगे भाई नॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करना है, फॉर्मेलिटी कैसे फाइंड करना है, वेट बाय वेट यूनिट्स और उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, ऑनलाइन स्टडी को एंजॉय कीजिए। मिलेंगे अगली क्लास में। गुड बाय।